हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखें, इस यूनिट के अंतर्गत अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं, जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, इसके अंतर्गत जिन टॉपिक पर हमने चर्चा आरंभ की थी और जो टॉपिक अभी वर्तमान में जारी है वो है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। तो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक सब टॉपिक पर हमने चर्चा की भूसन्नति। भूसन्नति के बाद अर्थात जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन के बाद चर्चा का जो विषय है पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हमारे सामने जो आ रहा है कोबर साहब का है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थियरी ऑफ कोबर। लेकिन उसको यहाँ शीर्षक क्या दिया गया, कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन ओरोजन थियरी ऑफ कोबर, जियोसिंक्लाइन ओरोजन थियरी ऑफ कोबर। अब जो मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने अप्रोच शुरू से लिया है, जब से हमने कोर्स स्टार्ट किया, आप भली भांति से परिचित हैं कि सबसे पहले संबंधित टॉपिक के उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जिनसे या जो प्रश्न के स्वरूप में हमारे पास आए, अर्थात संबंधित टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और विगत वर्षों के प्रश्नों का भी ध्यान रखा गया। जैसे कि बार बार मैं कहता हूं, कम से कम 20-25 वर्ष के जो प्रश्न हैं यूपीएससी के द्वारा, स्टेट पीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछेंगे सब हमारे नज़र में हैं। नज़र में बोलें तो हम उनका अध्ययन कर चुके हैं और हम जानते भी हैं, जैसा कि पूर्व की क्लास में हम लोगों ने देखा भी। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोबर के भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए यदि हम तैयारी करते हैं तो भविष्य में चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी जो मुख्य परीक्षा आयोजित कर रही है वैकल्पिक विषय की, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं बन सकते। अगर क्वेश्चन आएंगे भी इधर उधर के तो इससे रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति। देखें, पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, कोबर के भू अपनितिक पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोबर्स जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है, कोबर के पर्वत निर्माण के भूसन्नति सिद्धांत का मूल्यांकन करें। यहां होना चाहिए भूसन्नति सिद्धांत का मूल्यांकन करें। हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, देखें यहां पर, इवेल्युएट द कोबर्स जियोसिंक्लाइन थियरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें। अगर बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने किया होगा या आपके सामने से गुजरा होगा तो ये प्रश्न जरूर आया होगा आपके सामने। मूल्यांकन कीजिए कि कोबर की भू अवनितिक सिद्धांत पर्वत निर्माण की किस सीमा तक व्याख्या करती है। कहने का मतलब किस सीमा तक वो व्याख्या करता है। ये सेंटेंस जो भी दिया गया ये एज इट इज है जो यूपीएससी 2018 में, कहने 2018 के यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया। इवेल्युएट हाउ फार कोबर्स जियोसिंक्लाइन थियरी एक्सप्लेन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। देन इसके बाद ये शार्ट नोट्स में आएगा, कोबर का भू अवनति का सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थियरी ऑफ कोबर। अब प्रश्न है कि देखो, अब हमारे पास जो कहने का मतलब कि जो समस्या हमारे सामने है कि इन प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में हमें समाहित करना है। और बार बार आपसे मैं कहता हूं कि मुख्य परीक्षा में शब्दों की सीमा का पालन करना हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व नहीं तो मजबूरी मानो, क्योंकि अगर शब्द सीमा के ज़्यादा इधर उधर जाएंगे तो कई प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं और वहीं हम यूपीएससी से की मुख्य परीक्षा से बाहर होने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोबर से संबंधित यानी भूसन्नति पर्वत निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है, स्वरूप जैसा भी आए, मैक्सिमम इनको 500 शब्दों में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है अपने आंसर बुकलेट में, इससे ज़्यादा नहीं, और मिनिमम 150 शब्द। अगर 400 में कर लें तो और बेहतर है और हम कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने किया कि बड़े से बड़े सिद्धांत है या बड़े से बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको समाहित किया 150 शब्द में, 400 शब्द में, जहां जरूरत है थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये प्रश्नों का स्वरूप है और इसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। और जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा की और जैसा कि
अपनी एक परंपरा है। परंपरा शब्द हमने लिया, परंपरा बोले तो उसको स्टाइल भी कर सकते हो, अपनी आदत भी कर सकते हो, मुख्य परीक्षा को के दृष्टिकोण को देखते हुए कि क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आंसर है, जो प्रश्नों का आंसर होगा यानी उत्तर होगा, उसके लिए एक प्रारूप लेते हैं कि क्या क्या हमें सिद्धांत के अंतर्गत देना है। जैसे कि पूर्व में हमने किया, चाहे वो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो, भूचुंबकत्व हो, प्लेट टेक्टोनिक्स हो, या जियोसिंक्लाइन के संदर्भ में हमने समग्र अध्ययन किया था हर जगह, या फिर जलवायु विज्ञान में भी हम लोगों ने काफ़ी बातें आप लोगों से कर ली थी। तो ये सब तथ्यों को हम क्या करेंगे, समाहित करें। सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है कि इन प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में किन किन तथ्यों को हमें समाहित करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 पर, कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना। नंबर 1 पर हम क्या करें, इंट्रोडक्शन, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, परिचय, परिचय या प्रस्तावना। नंबर 2 पर कि सिद्धांत का आधार क्या है, तो हम क्या ले लेंगे, आधार, हाँ चले, इंट्रोडक्शन। परिचय को हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन। हम हिंदी भाषी जरूर हैं, लेकिन बिना इंग्लिश का काम नहीं चलता। अब तो हमें पता है, पूर्ण रूप से हम जानते हैं और समझते भी हैं। कई बार क्लास में बातें भी होगी और आप इस तथ्य से अनभिज्ञ भी नहीं हैं कि इंग्लिश हमारी परंपरा है, हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी परंपरा हो गई। ये नहीं कि बोलचाल की भाषा में भी इंग्लिश आ गई तो थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन हम वहाँ पर बात करेंगे जब भी लिखेंगे, अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो परिचय या प्रस्तावना। इसके बाद आधार, बेस क्या है सिद्धांत का। नंबर 3 पर सिद्धांत की क्रियाविधि, क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म। इसके बाद चौथे नंबर पर हमें सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। इन 4 बिंदुओं पर इन 4 बिंदुओं के ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। अब परिचय में हमें क्या करना है, ध्यान रखें। परिचय में सबसे पहले कोबर कौन थे, कहाँ के थे, और इस सिद्धांत को कहाँ प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को किसी निबंध में दिया, किसी बुक में दिया, तो इसको हम क्या करना है, हमें 2 लाइन में निपटा लेना है। निपटा लेने का मतलब अपना काम कर लेना है। निपटाने का मतलब दूसरा संदर्भ न समझे, दूसरा मतलब न समझे, तो 2 लाइन में, अधिक से अधिक 2 या 3 लाइन में परिचय हमें देना है। इसके बाद आधार क्या है, फिर आधार के विषय में भी अभी यहाँ पर हम बता देंगे कि आधार क्या है। तो 2-3 शब्द हैं आधार, मैंने टर्मिनोलॉजी, उसी के आधार पर हमें काम करना है। इसके बाद क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या करना है, फिर लास्ट में मूल्यांकन हमें करना है। अब जैसे कि पूर्व की क्लास में हमने खूब चर्चा की कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी टॉपिक है, मुख्य परीक्षा के महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें हर जगह, पूर्व में भी हमने देखा कि जो भी टॉपिक थी उसमें अधिक से अधिक 20 टर्मिनोलॉजी होती हैं, अधिक से अधिक। इससे ज़्यादा किसी तथ्य का या किसी टॉपिक का हमें उत्तर लिखना है तो 20 अगर टर्मिनोलॉजी आपको याद हैं, उनका तात्पर्य आपको पता है, और आप में राइटिंग स्किल है, लिखने की क्षमता है, तो आराम से उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। बस आप में क्या डेवलप होनी चाहिए, राइटिंग स्किल, जिस पर शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर। अब इसमें देखो, यहाँ तक अगर हम बात करें तो अगर कोबर के सिद्धांत को हम लेते हैं तो इसमें कितनी टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत है, तो हमारे अनुसार 8 टर्मिनोलॉजी, 8 शब्दावलियाँ अगर आपको पता है, उनकी परिस्थिति, कहने का मतलब उनकी सिचुएशन पता है कि कहाँ किस शब्दावली को हमें उपयोग में लाना है, तो सबसे पहले 8 शब्दावली को हमें दिमाग में रखना है। एक तो इनकी पुस्तक, तो पुस्तक को हम अलग अलग करते हैं। कहने का मतलब इस सिद्धांत को लियोपोल्ड कोबर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया, तो उसका नाम है डर बाउ डर इरडे। अभी बात करेंगे डर बाउ डर इरडे। इसके बाद
में प्रतिपादित किया तो परिचय में उसको हम ले लेंगे। इसके बाद आधार, आधार में दो टर्म तथ्य को हम लेंगे या तीन टर्मिनोलॉजी ले लो, शीतलन, संकुचन और संपीड़न बल, कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्रेशनल फोर्स, तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ। तो उसके दिमाग, इन तथ्यों को आप क्या करोगे, अपने दिमाग में रखोगे इन शब्दावलियों। इसके बाद ओरिजिन, क्रेटोजन, फोरलैंड, रेंडकैटन, स्वासिनबर्ग और नॉर्बेन या नॉर्वे। अगर इतना टर्म्स आपको याद है तो इन प्रश्न का, इस प्रश्न, जितने भी प्रश्न कोबर के सिद्धांत से संबंधित हैं, हर प्रश्न का उत्तर आप भली भांति दे सकते हैं। तो 8-10 टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्दावलियां हैं। इनका मतलब अगर आप समझते हो और थोड़ा सा सामान्य स्थिति में कहने, थोड़ा सा अपने परिश्रम को, कहने का मतलब प्रयास करते हो, तो खूब आराम से इनसे संबंधित, टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ पर परिचय में हम क्या लेंगे, परिचय में कोबर कहाँ के, जर्मनी के हैं। और इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया किस आधार पर, तो डाना के विषय में हम जान चुके हैं, जिन्होंने जियोसिंक्लाइन शब्द को लिया। फिर इससे संबंधित जितने भी विद्वान पूर्व में आए, या इस आधार पर देखें कि जियोसिंक्लाइन डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या बातें की, किन किन विद्वानों का नाम दिया, डाना, हाल, हाग, इवान, सुसर्ट, होम्स, डस्टर, स्टील और केई। ये सारे विद्वान हैं, लेकिन उनके साथ कोबर जुड़ जाते हैं। लेकिन कोबर ने भूसन्नति और भूसन्नति में पर्वत के विकास की प्रक्रिया को काफी विस्तृत स्तर पर समझाने का प्रयास किया। और यह प्रयास जब किया तो उस संदर्भ में उन्होंने एक पुस्तक प्रतिपादित की जिसका नाम था डर बाउ डर इरडे। तो पहला टर्म जब हम लेने जा रहे हैं कि ये जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री हैं। वैसे तो इनका जन्म ऑस्ट्रिया में होता, लेकिन जर्मन हो गए थे। तो नाम क्या है इनका, सबसे पहले लियोपोल्ड, हिंदी में हम ले रहे हैं लियोपोल्ड कोबर। और ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। अक्सर लिखा जाता है जर्मन भूगर्भवेत्ता। कोबर ने क्या किया कि अपनी पुस्तक का नाम यहाँ क्या है, डर बाउ डर इरडे, डर बाउ डर इरडे। इस पुस्तक में वास्तव में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसका नाम था ओरोजेन थियरी, पर्वत निर्माण सिद्धांत, जो कि भूसन्नति से मिलता जुलता था। तो भूसन्नति शब्द किसने दिया था, अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री डाना ने। तो उससे फिर क्या किया गया, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ओरोजन की जगह जियोसिंक्लाइन शब्द का यहाँ उपयोग किया गया। लेकिन जर्मन विद्वान लियोपोल्ड कोबर ने अपनी पुस्तक डर बाउ डर इरडे में भूसन्नति से संबंधित पर्वत निर्माण संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये तो परिचय में हो गया। अब इसके बाद आधार क्या है, तो जब आधार की हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो आधार क्या है, सिंपली हमें काम करना है। तो आधार इसका है शीतलन संकुचन। तो यहाँ पर उन्होंने साफ दिया था, जो टर्म लिया था संकुचन, लेकिन संकुचन हुआ शीतलन के कारण। अब शीतलन की प्रक्रिया कैसे संपादित हुई आगे हम बात करेंगे। पहले हमें क्या करना है कि शब्दावलियों को देखना है, संकुचन, फिर शीतलन संकुचन हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उसके बाद डिप्रेशन निर्मित हो जाते हैं। तो शीतलन संकुचन तो बाहरी भाग में, जैसे वलन हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से प्रक्रिया आ गई। एक भाग अपनति है, दूसरी क्या बनी, अभिनति, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। तो देखो, तो यहां पर जब बना क्या, एंटीक्लाइन है ये, जिसको नाम क्या हमने दिया, अपनति, क्लियर। और ये क्या है, अभिनति, सिनक्लाइन। ये क्या होगी, सिनक्लाइन। सिनक्लाइन को नाम क्या दिया, भूसन्नति। तो इस प्रक्रिया के कारण ये निर्मित हुआ। तो इस टर्म को याद रखना है। तो बेस में शीतलन और संकुचन, तो संकुचन शब्द लिया तो संकुचन लेंगे। अभी मूल जब तथ्य पर आएंगे तो वहां हम बात करेंगे चित्र के अनुसार।
डायग्राम आपको प्लॉट करेंगे वहाँ पर देखा जाएगा। फिर इसके बाद जब शीतलन संकुचन की प्रक्रिया हुई तो यहाँ पर एक प्रक्रिया और एक शब्द और आएगा जिसका परिणाम होगा संपीडन। संपीडन बोले तो दबाव, कंप्रेशन। तो ये आ गया क्रियाविधि। तो क्रियाविधि शीतलन संकुचन और संपीडन। क्रियाविधि में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो शब्दों को लेंगे, दो शब्दावलियों को बेसिकली, अवतलीकरण यानी धसाव, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसिडेंस। सबसिडेंस का मतलब क्या होगा, धसाव, और इसके साथ साथ इससे पूर्व में क्या लिया जाएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन बोले तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन के बाद धसाव हो रहा है, फिर संपीडन हो रहा है, और इसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होंगी, पर्वतों का निर्माण होगा जिसे रैंडकेटन नाम दिया जाएगा। तो अन्य तथ्य आएंगे, बाकी भूसन्नति का स्वरूप हम आगे देखते हैं। तो इन शब्दों पर हम लेंगे और इन शब्दों का सहारा लेते हुए इसका हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म क्रियाविधि को बताएंगे और लास्ट में जाकर इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और जितना भी होगा इसमें डायग्राम का ज़्यादा उपयोग करने में जा रहा हूँ, और साथ ही विश्व मानचित्र पर कोबर के द्वारा जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया उन तथ्यों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, अब हम चलते हैं परिचय, आधार, क्रियाविधि और मूल्यांकन कर लेंगे आराम से, ठीक। तो देखो कोबर ने क्या कहा था, सबसे पहले मैं विश्लेषण दे दूं, इसके बाद आगे मैं चलूं। अगर हमें आगे चलना है तो क्या करना है, कोबर ने कहा कि आरंभिक अवस्था में, कहने पृथ्वी जब आरंभिक अवस्था में थी तब से लगातार तापमान का ह्रास कर रही है। क्या कर रही है, टेम्परेचर लॉस। तो उसके कारण जब ये टेम्परेचर का ह्रास कर रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर वहाँ से क्या ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है, तो बाहरी भाग में संकुचन की प्रक्रिया यानी शीतलन और संकुचन की प्रक्रिया। और जब शीतलन संकुचन की प्रक्रिया हुई तो इसके बाहरी भाग में अर्थात भूपर पट्टी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें कुछ भाग ऊपर उठ गए, कुछ नीचे धंस गए। तो देखो अब यहाँ फिर हाथ का हम उपयोग करेंगे। बार बार मैं कहता हूँ पूरी ज्योग्राफी 2 हाथ और 10 अंगुलियों से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने का मतलब हम पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह से हुआ, या मान लिया इस तरह से, तो कुछ भाग क्या हो, ऊपर उठ गया। जैसे किसी भी गर्म वस्तु को अचानक उस पर पानी डाल दो या शीतल कर दो तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, उसमें संकुचन हो जाता है। तो कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा, कुछ नीचे। अगर ऐसे है तो बोलते टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो जो भाग ऊपर उठा वह पहले हम पढ़ चुके, अपनति हो गई, एंटीक्लाइन। और जो भाग ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ऐसे आप देखो, तो ये क्या हो गया, अभिनति हो गई, जिसको हम सिंक्लाइन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अभिनति कहाँ बनी, पृथ्वी के ऊपर, इसलिए नाम दिया गया जियोसिंक्लाइन। तो ये प्रक्रिया हो गई। और फिर जैसे ये अभिनति बनी, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने देखा, अभिनति बन गई, ये पूरी तरह से क्या हो गया, एक तरह सामान्य भाषा में गड्ढा बन गया। तो आसपास के जो अनाच्छादनात्मक प्रक्रम है, जिसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही प्रक्रियाएं हो रही हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षयन भी हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो इसके साधन जो अनाच्छादन अपर्दन के साधन है, बेसिकली उन्होंने नदियों का उल्लेख किया कि नदियां बड़े पैमाने पर अवसाद उसमें जमा करने लगी। और जब अवसाद जमा करने लगी तो इसमें धसाव की प्रक्रिया हुई, अर्थात सेडिमेंटेशन हुआ, अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन के बाद धसाव की प्रक्रिया हुई। लेकिन धसाव की प्रक्रिया के दौरान जब हम लोगों ने मूल संकल्पना देख रहे थे किसकी, जियोसिंक्लाइन की, लेकिन उसके जल तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जल तल में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन ये धसती चली गई, तो एक सीमा के बाद यहाँ पर क्या हुआ, असंतुलन की व्यवस्था हुई। असंतुलन की जब व्यवस्था हुई तो दोनों पार्श्वीय भाग, जिसको उन्होंने नाम किया दिया फोरलैंड, दोनों ही पार्श्वीय भाग आमने सामने सरकने लगे, जिससे संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति हुई। और जब संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति होगी तो धीरे धीरे उसमें वलन हुआ और पर्वत निर्माण आरंभ हो गया। तो ये सामान्य सी स्थिति हमें दिमाग में रखनी है, लेकिन इसमें हमें क्या करना, अलग अलग टर्म्स का उपयोग करना है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे नंबर 1 पर परिचय में हमने क्या क्या कहा, बताया आपको कि भूसन्नति से संबंधित पर्वत निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भूगर्भशास्त्री लियोपोल्ड कोबर ने किया। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक का प्रतिपादन किया या अपने पुस्तक में दिया, जिसका शीर्षक था डर बाउ डर इरडे।
ठीक, जिसमें उन्होंने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का भरसक प्रयास किया। क्लियर। अब आगे क्या है, इनका ये मानना था कि पृथ्वी जो है, जिसे मान लिया कि अर्थ है, पृथ्वी आरंभिक अवस्था में काफी, इसमें तापमान था, आरंभिक अवस्था बोले तो भूतकाल में। अब ये सतत रूप से अभी भी ये प्रक्रिया संपादित हो रही कि सतत रूप से यह शीतल हो रही है। तो क्या हो रहा है, शीतलन। इसमें क्या हो रहा है, शीतलन। और शीतलन के साथ साथ इसमें प्रक्रिया हो रही है संकुचन की, अर्थात इसमें कूलिंग प्रोसेस जो चल रही है या उनके अनुसार हुई थी, कोबर के अनुसार, एंड कूलिंग के पास बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया से ये गुजरी तो इसके बाहरी भाग बोले तो जो क्रस्ट है, इसमें क्या हुआ, संकुचन की प्रक्रिया संपादित हुई। तो उस स्थिति में जो स्वरूप हमारे पास आया कुछ ऐसी रही होगी पृथ्वी, जैसे ले लिया तो जो बाहरी भाग है अर्थात लिथोस्फेरिक पार्ट, जिसे हम भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, कुछ ऐसे मान लो ऐसे हो गया, सपोज दैट। एग्जाम में डायग्राम बनाते समय कलर करने की जरूरत आपको नहीं, सिंपली आप दिखा दोगे। ठीक, ये आपके लिए थोड़ा रोचक बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और साथ में एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपकी, जैसे कई बार आप डिमांड करते हो कि सर जो डायग्राम बनाते हैं उसे मुझे दे दो, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको सिंपली इसको दिखा देना है। तो अब यहाँ पर देखो ये स्थिति हो गई, शीतलन संकुचन। अगर इसको हम देखते हैं तो ऐसे होगा, पूरी परिधि वाला क्षेत्र है जो बाहरी क्षेत्र, इसको हम लेते हैं तो ये इस तरह से होगी ये। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, एंटीक्लाइन। पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं एंटीक्लाइन, जिसको क्या बोलेंगे, अपनति। ठीक, और जो नीचे धंस गया भाग जो सब्सिडाइज हो गया, ये तो अपलिफ्टेड पार्ट है, जिसमें क्या हुआ, उत्थान हुआ। यहां क्या हुआ, अपनति क्या है, यहां उत्थान है, अपलिफ्टमेंट है, उत्थान हुआ। और यहां सब्सिडेंस हो गया, यहां क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट। और अपलिफ्टमेंट किसके कारण हुआ, संकुचन के कारण। और यहां क्या हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है। सब्सिडेंस अर्थात अवतलन। शब्द हम लेंगे धसाव नहीं, धसना नहीं बोलेंगे, बल्कि वहां लेंगे अवतलन हुआ। और जो अवतलित भाग है इसको नाम क्या दिया गया, सिनक्लाइन। क्या नाम दे दिया गया, सिनक्लाइन, जो कि बात आपसे मैंने किया था, सिनक्लाइन अर्थात भू अविनति या सन्नति। अर्थात जो ये सब्सिडाइज पार्ट है, जो अवतलित भाग है, यही भूसन्नति है। और इस भूसन्नति को कोबर ने नाम दिया ओरोजेन, अर्थात पर्वत निर्माण स्थल। अब आगे देखो, जब ये भूसन्नति बनी तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, वाटर का जमा करने के बाद जल का जमा हुआ, जल स्रोत बना। तो अगर इस स्थिति को हम देखने की कोशिश करते हैं दूसरे लेवल पर, हमें समझाना है। आप एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका चाहे इवैल्यूएशन करना है या एक्सप्लेनेशन करना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कोबर ने जो मौलिक सिद्धांत दिया उसको आप अपने तरीका से कैसे प्रदर्शित करते हो, और आपका प्रदर्शन कितना सुव्यवस्थित है और अच्छा है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मान लो सपोज दैट हमने क्या किया, इस तथ्य को ले लिया, इस भाग को ले लिया, इस भाग को हमने ले लिया ये।
अब इस भाग को लिया तो इसका स्वरूप सतह पर कैसा आएगा, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सतह पर जो है, मान लो स्थिति आ गई कि ये पूरा का पूरा, जब हम ये क्षेत्र देखेंगे तो ये समतल होगा। जैसे कि हम लोग कहाँ पर है, समतल सतह पर हमें महसूस होता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी का कोई भाग टेक्निकली क्या है, प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा समतल है तो सापेक्षिक स्थिति में क्या होता है, पेनी प्लेन होता है, ऐसे होता है। क्लियर? लेकिन ये हमें समतल दिखाई देता है। सपोज दैट इस तथ्य को, यहाँ के इस भाग को हमने लिया और यहाँ पर मान लो ऐसे कर दिया, ये पूरा का पूरा पार्ट। तो इस तरह से हमने दिखाया इसको। ये पूरा का पूरा जो भूपर्पटी या जो स्थल मंडल का भाग है, बाहरी भाग पृथ्वी का ये, और इस पर क्या हुआ, कहीं अवतलन है, कहीं क्या है, उत्थपन है। तो जो अवतलित भाग जियोसिंक्लाइन या ओरोजेन के रूप में है, यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा मध्य में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये भाग ले लिया, ये। अब यहाँ पर टर्म्स यूज किया, कोबर साहब ने कहा कि शीतलन संकुचन हुआ तो ये प्रवृत्ति आ गई। जैसे कहा गया सामान्य भाषा तो हमने वलन नाम दे दिया शीतलन संकुचन के कारण, लेकिन उन्होंने कहा कि कई भाग शीतलन संकुचन के भाग क्या के बाद क्या वो उत्थपित हुआ, कहीं अवतलित हुआ। और अवतलित भाग है जिसमें धीरे धीरे जल स्रोत का निर्माण हुआ या जल स्रोत के रूप में विकसित हुआ, और वही क्या बन गई, ओरोजेन। तो ओरोजन जो ये ब्लू कलर का हम देख रहे हैं, ये है। ये ब्लू कलर हम जो देख रहे हैं, ये क्या है, ओरोजेन, अर्थात पर्वत निर्माण स्थल। और जो इसके चारों तरफ है, इसको नाम दिया गया दृढ़ पिंड, रिज्ड मास। इसको नाम क्या दिया गया, रिज्ड मास। ये पूरा का पूरा क्या है, दृढ़ पिंड। हिंदी में क्या लिखेंगे, दृढ़ पिंड, जो चारों तरफ है। और जो ये किनारों पर, किनारे ऐसे हम लेंगे तो यहाँ मान लो इसका क्या है, मार्जिन है, तो इस मार्जिन को नाम दिया गया फोरलैंड। नाम क्या दिया कोबर ने, फोरलैंड। हिंदी में इसको हम नाम देंगे अग्रदेश। क्या नाम देंगे, अग्रदेश। ध्यान रखेंगे, अग्रदेश। लेकिन जो रिज्ड मास है, यहां इन्होंने नाम दिया इसको क्रेटोजेन। क्या नाम दिया, जो रिज्ड मास हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, इसको नाम दिया क्राटोजेन या क्रेटोजेन। पूरा का पूरा जो भूसन्नति या ओरोजेन के चारों तरफ जो दृढ़ पिंड है, उसको नाम कोबर ने क्या दिया, क्रेटोजेन। क्रेटोजेन ऐसे नाम दिया, क्रेटोजेन। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्रेटोजेन नाम दिया। अब क्या हुआ कि जब ये ओरोजेन बना, तो जो ये दृढ़ पिंड है, यहाँ से अपवाद उनके अनुसार, कि जैसे बोला कि अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया होगी, ये स्वाभाविक है कि लगातार होगी, ये रुक नहीं सकती है, ये सतत प्रक्रिया है, भू सतह पर दिखाई देती है। तो अनाच्छादन अर्थात इस पर स्टैटिकली रॉक्स क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट एंड डिसोसिएट हो रही है। उसको इधर उधर स्थानांतरित करने वाले अपरदनात्मक साधन है, जैसे नदी, पवन, हिमानी, सागर तरंग, जहाँ जैसे भी है। लेकिन यहाँ इन्होंने बात किया नदियों का। तब यहाँ पर स्थिति क्या होगी कि इसमें लगातार नदियाँ जो हैं अवसाद जमा कर रही हैं, और जब अवसाद जमा कर रही हैं तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, भूसन्नति का स्वरूप ले लिया। तो भूसन्नतियों को कैसे हमने परिभाषित किया था, भूसन्नतियाँ लंबे छिछले उथले, लंबे सकरे उथले जलीय भाग होती, जिसमें लगातार अवसादीकरण की प्रक्रिया होती है, और एक सीमा के बाद उसमें धसाव की प्रक्रिया होती है, अवसादीकरण और धसाव की प्रक्रिया होती है। एक सीमा के बाद जब वहाँ असंतुलन की व्यवस्था कायम होती है, अनआइसोस्टेसिस, कहने मत अनआइसोस्टेसिस, आइसोस्टेसिस को क्या कहते हैं, भूसंतुलन। तो जब असंतुलन की व्यवस्था कायम होती है तो दोनों पार्श्वी भाग आमने सामने सरकने लगते हैं, जिसके कारण जो वहाँ मलबा या अवसाद है उसमें मोड़ पड़ने लगते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो आगे जो भूसन्नति में हमने बात की थी वही तथ्य हम लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक डायग्राम ऐसे लेना है, जैसे मान लो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे ले लिया ए और बी ऐसे, तो इनका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। अब इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ
कि भूसन्नति निर्माण प्रक्रिया को हमें यहाँ फिर से समझना है। तो देखिए ये हमने ए और बी ले लिया ये, और ये इस तरह से है। ये लिथोस्फेरिक पार्ट है, इसको ऐसे हमने दिखा दिया। ये ए और बी, और बीच में ये अपने पास आ गए भूसन्नति। तो ये एक तरह से ओरोजेन बन गया। क्या बना? ओरोजेन। ये जो पार्ट है क्या हो गया? ओरोजेन, पर्वत निर्माण स्थल। इसको नाम के बाद में क्या दिया गया? इंग्लिश वर्ड ओरोजेन शब्द जो लिया गया है जर्मन है, तो हालांकि अभी इंग्लिश से ओरोजेन मतलब पर्वत निर्माण स्थल, लेकिन टर्म हम यही लेंगे ओरोजेन, भले देवनागरी लिपि में लिखें। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? जियोसिंक्लाइन। ये बन गई जियोसिंक्लाइन। तो एक तरह से यहां पर जैसे भूसन्नति निर्माण की हमने बात की, तो लेथोजेनेसिस हो गई। क्या हो गई यहां पर? लिथोजेनेसिस। भूसन्नति विकास के संदर्भ में तीन टर्म्स हम लोगों ने लिया था, लेथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लेप्टोजेनेसिस। भूसन्नति निर्माण की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था, और ग्लेप्टोजेनेसिस में पर्वत विकास की अवस्था। भली भांति से इस तथ्य को हम जानते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं, पूर्व की क्लास में अभी हम लोगों ने किया। तो ये पूरी की पूरी जियोसिंक्लाइन होगी। अब इसके बाद यहां पर धीरे धीरे अपवाह तंत्र क्या करेंगे? धीरे धीरे, सामान्य भाषा में बोले तो मलबा अर्थात अवसाद जमा करेंगे। तो इस प्रवृत्ति को हम ऐसे देख सकते हैं। देखो अब यहां हम ले रहे हैं, तो एक डायग्राम मैं यहां लेने जा रहा हूं। यहां इस तरह से 3 रेखा चित्र हम लेंगे, ऐसे ही खूब आराम से आप समझ जाओगे। फिर इसको आप क्या करोगे? समायोजित करके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिखोगे, और लिख कर दिखाना भी पड़ेगा आपको। सिंपल आप डायग्राम बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कलर करना, सिर्फ आपके समझने हेतु ये सब कुछ किया जा रहा है। अब ये भूसन्नति होगी, जो ऊपर हमने देखा, जो जैसा कि डायग्राम आया। अब इसमें क्या है? ये भू अभिनति या ओरोजेन हो गई। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा कि जो संबंधित क्षेत्र है, मान लो ये है, ऐसे थोड़ा इसको हमने कर लिया, इस तरह से। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी लेंगे, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को मैं यहां दे रहा हूं, ठीक ना? पहले वाले डायग्राम में ध्यान रखना। ये जो है क्रेटोजेन है, क्राटोजेन। हिंदी में क्या बोला इन्होंने? देवनागरी लिपि में ऐसे लिखोगे, लिखा जाएगा क्रेटोजेन अर्थात रिजिड मास। और ये क्या है? ओरोजेन। ये तो नीचे लिख लिया हमने, ठीक। और जो ये पार्श्वी भाग है यहाँ और यहाँ, इसका नाम क्या रखा? अग्रदेश। जैसा कि
इस डायग्राम में हमने देखा अग्रदेश फोर लैंड, ठीक, फोर लैंड। ये पार्श्वी भाग एकदम जो भूसन्नति या ओरोजन है, इसका एक क्या है, किनारे हैं। सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, किनारे। अब यहाँ पर देखो दूसरी प्रक्रिया होती है कि ये तो इस प्रक्रिया को वह नाम हमने क्या दिया था, लेथोजेनेसिस। क्या नाम दे दिया था, लेथोजेनेसिस। और इसी का एक स्वरूप हमारे पास आएगा ये लेथोजेनेसिस का। तो ये स्थिति है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो धीरे धीरे अपवाह तंत्र क्या करेंगे, यहाँ पर अवसाद लेकर आएंगे। जैसे इधर से आ गया, नदी आ गई, कोई नदी आ गई यहाँ पर, इधर से भी और इधर से भी। ये नदी क्या लगातार जल को यहाँ ले आ रही है, और जल के साथ साथ क्या है, सेडिमेंट आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हुआ, इसमें सेडिमेंट आ रहा है। सेडिमेंट बोले तो अवसाद। बड़ी पैमाने पर नदियाँ क्या करती हैं, अवसाद लाती हैं, जिससे अनेक प्रकार के संरचनात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नदी निर्मित स्थलाकृति में पढ़ चुके हैं। और सिर्फ अगर अपनी बात करें तो अपनी गंगा नदी प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन से ज़्यादा मलबा क्या करती है, महान मैदान में जमा करती है। उत्तराखंड के पर्वतपदीय भाग से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक तो लगातार अवसाद आएगा। और ये भूसन्नति सागर के रूप में है। तो कितनी नदियां गिर रही होंगी, अनगिनत। तब ये नदियां अवसाद लेकर आ रही, तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी। अवसादीकरण की प्रक्रिया को हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको। पहले जैसे ये इस तरह से धसाव होता चला गया, और इसमें क्या आ गए, अनेक प्रकार के अवसाद आ गए। तो पहला अवसाद जो ऊपर आया वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो स्थिति अगर हम देखते हैं कि अवसाद कैसे दिखेगा, मान लो सपोज दैट अलग अलग समय में अलग अलग आए, तो अवसाद को ये हम स्ट्रेटिफाइड कर लेते हैं, कहने अलग अलग। तो ये तो ये प्रक्रिया होगी, जो मैकेनिज्म चल रहा है अब कि लेथोजेनेसिस हुई, लेथोजेनेसिस के बाद अब ओरोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। लेकिन लेथोजेनेसिस की अभी प्रक्रिया चली। अब इसमें क्या हुआ कि अपवाह तंत्र लगातार इसमें असीमित मात्रा में मलबा जमा कर रहे हैं, कहने का मतलब अवसाद जमा कर रहे हैं। तो अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया को हम नाम क्या देंगे, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो दिख रही है, क्या है, सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण की प्रक्रिया। सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। और जब अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई तो घनत्व इसका बढ़ता गया, भार बढ़ता गया। तो इस पर क्या हो रहा है, एक तरह से धसाव की प्रक्रिया क्या होगी, अब संपादित होगी। लगातार इसमें क्या होगा, ये भाग नीचे की तरफ जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सब्सडक्शन। क्या नाम दे देंगे, सब्सडक्शन। ये प्रक्रिया क्या हो रही है, सब्सडक्शन। अवतलीकरण या धसाव। भूसन्नति के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था, आपको याद होगा कि अपना उपमहाद्वीप का महान मैदान, उपमहाद्वीप शब्द इसलिए लिया गया था कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है। उपमहाद्वीप का महान मैदान वर्तमान में भूसन्नति का स्वरूप ले चुका है। इस कथन को सत्यापित करें। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, उस प्रश्न को आपने प्रश्न का उत्तर भी दिया, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा दिया, और कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलती की। लेकिन उस प्रश्न का उत्तर
अगर हम देते हैं तो इस तरह से प्रक्रिया कि हमारे महान मैदान में भी इस प्रकार की अवसादीकरण की प्रक्रिया और अवतलीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि औसत गहराई अपने महान मैदान में जहां अवसाद यानी अवसाद की जो गहराई है 2000 मीटर तक हो चुकी है। और यह भी आपसे बात हो चुकी कि भू हलचल की जो प्रक्रिया हम देखते हैं, जो भूवैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में, जैसा कि बताया गया कि 20 से 25 लाख वर्ष के बाद इस महान मैदान में भी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हमें दिखाई देगी। लेकिन भविष्य की बात है, इस संभावना व्यक्त की गई कि यहाँ निश्चित पर्वत बनेगा। तो अपना महान मैदान ऐसे हो चुका है। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने उस प्रश्न को जब जस्टिफाई किया गया तो ये सारी बातें आपके सामने की रखी गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये ओरोजेनेसिस की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगी। पूरी दोनों प्रक्रियाओं को लेकर हमने क्या किया कि यहाँ लेथोजेनेसिस होगी, भूसन्नति की जो परिभाषा दी गई उसके अनुसार ये स्ट्रक्चर बन गया। क्या हुआ, यहाँ पर शीतलन संकुचन हुआ, ओरोजेन बना। यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे अपवाह तंत्र इसमें अवसाद जमा कर रहे हैं। अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण जब भार बढ़ रहा है तो भूसन्नति की तली में धसाव की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन अब ये प्रक्रिया कोबर के अनुसार और सामान्य स्थिति में सर्वमान्य तथ्य भी है, कोबर के अनुसार नहीं सर्वमान्य तथ्य हो चुका है कि उसके अनुसार अब यहाँ पर क्या होगा कि इस धसाव की प्रक्रिया, जो अवतलीकरण की प्रक्रिया है, अवसादीकरण की जो प्रक्रिया है, दोनों की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद यहाँ असंतुलन की व्यवस्था आएगी और ये दोनों ही भाग, पार्श्वी भाग क्या होंगे, आमने सामने सरकने लगेंगे। जब भूसन्नति आपको मैं करा रहा था उस समय उदाहरण दिया था आपको कि एक आपने हैंकियन रुमाल लिया था, उसमें बीच में मैंने दबाव डाला तो दोनों हाथ हमारे क्या हुए, आमने सामने सरकने लगेंगे। या तो वो छूट जाएगी, तो छूटना तो मुश्किल है। यहाँ पर भूपरपटी ये क्या है, सतत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा उस पर दबाव डाला तो दोनों हाथ क्या होंगे, आमने सामने आने लगे। जब आमने सामने आएंगे तो बीच में जो मलबा है वो क्या होगा, मुड़ेगा और ऊपर की तरफ उठेगा और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ठीक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम यहाँ समझाएंगे दूसरे डायग्राम में। तो हम चलते हैं यहाँ पर, देखें अब स्थिति हमें क्या लेना है, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको। ठीक, अब यहाँ पर हम ओरोजेनेसिस की तरफ जाएंगे। अब यहां ध्यान रखना टर्म्स को, यहां टर्म्स को आप क्या, आपको क्या करना है, दिमाग में रखना होगा टर्मिनोलॉजीज को। सेम थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि कई टर्म्स आएंगे, तो इसको हम इधर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखें, इसको हम डॉट डॉट लेंगे अब, क्योंकि यहाँ कुछ और स्थलाकृति हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो, अवसादीकरण की प्रक्रिया को हम ऐसे ही दिखा लेंगे। ये
थोड़ा ये विवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो कि ये सब्सडक्शन और अवसादीकरण यानी सेडिमेंटेशन और सब्सडक्शन की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब यहाँ पर असंतुलन की व्यवस्था होगी, तो जो फोर लैंड्स हैं ये आमने सामने क्या करेंगे, सरकने लगेंगे। ये देखें, और इसमें दो कंडीशन अब ध्यान रखना। अगर बल दोनों तरफ से सामान्य है तो जो वलन की प्रक्रिया यहाँ संपादित हो रही है या होने जा रही है, जैसे अब इसमें दबाव पड़ेगा तो ये क्या होंगे, ऐसे मोड़ पड़ेंगे और ये प्रक्रिया चल रही है। क्या हो रहा है, वलन की प्रक्रिया। तो कोबन ने बताया कि जब ये सामान्य बल दोनों पर से लगेंगे, संपीडनात्मक बल है क्या, कंप्रेशनल फोर्स, और ये कंप्रेशनल फोर्स टेक्निकली कैसे हो रहे हैं, असंतुलन के कारण। और ये अगर फोर्स लग रहे हैं तो जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज अपने पास हैं वो अभी सक्रिय हो जाएंगे, भूगर्भिक बल, और दोनों तीव्रता से या सामान्य गति एक होगी आएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो कोबन ने बताया कि जो पर्वत इस स्थिति में बनेंगे, यहाँ बनेंगे, क्या बनेंगे, यहाँ पर ये भाग अप्रभावित रहेगा और फिर यहाँ बन जाएंगे। तो ऐसे पर्वतों को उन्होंने नाम दिया था रैंडकेटन। यानी कहने का मतलब अगर संपीडन बल जो कंप्रेशनल फोर्स से सामान्य है तो दोनों पार्श्व यानी फोर लैंड के आसपास पर्वतों का निर्माण होगा, और ऐसे पर्वतों को नाम उन्होंने दिया था रैंडकेटन। क्या नाम दिया, रैंडकेटन। रैंडकेटन, रैंडकेटन, ठीक। ये दोनों पर्वत और बीच का जो भाग है अप्रभावित रहेगा। तो इस अप्रभावित भाग को उन्होंने नाम दिया श्वासीन वर्ग। क्या नाम दिया, श्वासीन वर्ग। इस टर्म को याद रखना। जैसे कि कुनलुन शान, जो चीन का पर्वत कुनलुन शान है, और भारत का हिमालय तंतु, उसके बीच का तिब्बत का पठार। और इस संदर्भ में कई उन्होंने क्या किया, प्रमाण प्रस्तुत किया, जो आगे हम बात करेंगे। वास्तव में इसको सामान्य भाषा में क्या कहा गया, मध्य पिंड। क्या नाम दिया गया, मध्य पिंड। तो रैंडकेटन और बीच का जो अप्रभावित भाग है वो क्या बन जाएगा, श्वासीन वर्ग या मध्य पिंड। इसको एक नाम और दिया गया, बेट विक्स माउंटेन। क्या नाम दिया गया इसको, बेट विक्स माउंटेन। स्वासिनबर्ग या बेट विक्स माउंटेन नाम दे दिया गया किसको, मध्य पिंड को। तो उन्होंने कहा कि अगर सामान्य बल है, दोनों तरफ से संपीड़न बल जो लग रहा है वो क्या है, सामान्य है, तो क्या होगा, दोनों किनारों पर, भूसन्नति के दोनों किनारों पर पर्वतों का निर्माण होगा, जिसे नाम उन्होंने क्या दिया, रैंडकेटन। और मध्य का भाग अप्रभावित रहेगा, वहां वलन नहीं बनेंगे, वलन नहीं बनेंगे, जिसे उन्होंने मध्य पिंड को नाम क्या दे दिया, श्वासीन वर्ग। याद रखेंगे, जिसको बेट विक्स माउंटेन भी कहा गया। तो ये जो ग्रीन कलर से लाइन, ये क्या, कंप्रेशनल फोर्स है। क्या है, कंप्रेशनल फोर्स क्यों आया, यहां पर अव्यवस्था के कारण कंप्रेशनल फोर्स आ गया, अर्थात संपीडनात्मक बल। तो प्रक्रिया में क्या आ गया, संपीडनात्मक बल आ गया यहां पर। तो इसके कारण अगर बल सामान्य है तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा। और इस संदर्भ में उन्होंने विश्व की अनेक पर्वतों का उदाहरण लिया। कैसे लिया, देखते हैं। देखिए, ये विश्व का मैप है। इन्होंने बताया कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये अपना हिमालयी तंत्र ऐसे, और यहां पर कुनलुन शान, तो बीच में तिब्बत का पठार, यहां पर एल्ब्रूस, जगरोस, पॉन्टिंग, टॉरस, यहां पर ट्रांसवेल, और यहां पर डिनारिक आल्प्स, यहां पर आल्प्स, और यहां पर एटलस। इस तरह से कई उदाहरण उन्होंने लिया। जैसे हम देखें, ये क्या है, कुनलुन शान, और ये हुआ अपना हिमालय। ये तो अच्छी तरह से जानते हैं, हिमालय।
और इसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, ये तिब्बत का पठार। बीच में तिब्बत का पठार। ये क्या हो गया, मध्यपिंड। ये क्या होंगे, रेंडकेटन। और ये क्या हुआ बीच में, मध्यपिंड स्वासीन वर्ग हो गया उनके अनुसार। इसके बाद अगर इधर हम आते हैं तो देखते हैं ये अल्ब्रूस है, ईरान का एल्ब्रूस या एल्ब्रूस। और ये है जाग्रोस। और इसके बीच में ये पठार है मध्य ईरान का पठार। ये अगर हम पठार लेते हैं, ये तो तिब्बत का पठार हो गया, ये हो गया मध्य ईरान का पठार या ईरान का पठार। ठीक। और यहाँ पर पोंटक और टॉरस, टॉरस और पोंटिंग दो पर्वत हैं। तो यहाँ पर आ गया अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये डिनारिक आल्प्स है, आल्प्स। और ये है ट्रांसवेलियन आल्प्स, ट्रांसवेलियन समझ जाएंगे। ट्रांसवेलियन बीच में क्या हो गया, हंगरी का मैदान। यहाँ पर जो आ गया हंगरी का मैदान, इसी तरह से ये क्या है, हंगरी प्लेन, हंगरी का मैदान। ये भी क्या हो गया, एक तरह से मध्य पिंड हो गया, यानी स्वासिनबर्ग। और फिर आल्प्स के ये हो गया यूरोपियन आल्प्स, आल्प्स। और ये हो गया एटलस, अफ्रीका का एटलस। और दोनों के बीच में ये जो भूमध्य सागर है, इसको भी उन्होंने क्या माना, एक तरह से मध्य पिंड माना। किसको, भूमध्य सागर को। क्लियर। तो इस तरह से दिखाने की कोशिश की। यहाँ पोंटिंग और टॉरस, यहाँ समझ जाएंगे पोंटिक और टॉरस पर्वत कहाँ है, तुर्की में। तुर्की के मध्य क्या हो गया, अनातोलिया का पठार, काफी प्रसिद्ध अनातोलिया का पठार। और यहाँ पर देखा कुनलुन शान, कुनलुन शान और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार। एल्ब्रूस और जगरोस के मध्य क्या आ गया, मध्य ईरान का पठार। फिर इसके बाद ट्रांसवेलियन आल्प्स और डिनारिक आल्प्स के मध्य क्या आ गया आपका, हंगरी का मैदान। और फिर यूरोपियन आल्प्स और भूमध्य एटलस के मध्य क्या आ गया, भूमध्य सागर। तो इस तरह से कई प्रमाण उन्होंने दिया। जब इतना प्रमाण दिया तो इनको मान्यता देना स्वाभाविक था। क्लियर। तो अब हम आते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो गया, समान स्थिति में है तो क्या बनेगा, स्वासिनबर्ग रेंडकेटन। इस तरह की प्रक्रिया होगी। और जितना कि आपको बताया कि प्रमाण भी दिया। अब आगे चलते इन्होंने एक शब्द और दिया कि अगर ये बल अति तीव्र है, सामान्य न होकर क्या हो गया, अति तीव्र बल है, तो स्वासीन वर्ग का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि दबाव के कारण ये दोनों ही भाग जो फोरलैंड पर रेंडकेटन बने हैं आपस में मिल जाएंगे और स्वासीन वर्ग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे पर्वत को इन्होंने नॉर्वे या नॉर्वेन कहा। तो इसको भी हम देखते हैं क्या प्रक्रिया हो जाएगी। अगर बल अति तीव्र है तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आने वाली है। जैसे मान लो
इसको हम डॉट डॉट ही लेंगे क्योंकि ये तो समाप्त हो चुका है, बस समझाने के लिए। फिर इसके बाद ये जो भूसन्नति है ये तो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, स्वरूप को बदल चुकी है। अब यहाँ पर जैसा कि पहले भी दिखाया गया, ये इन तथ्यों को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे कि ये विवर्तित, क्योंकि यहाँ तो वलन आ चुका है। अगर आप देखो यहाँ पर बताया गया कि बल अति तीव्र है, तो तीव्रता के लिए वहाँ 2 लाइन या 4-5 लाइन में दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर संपीडनात्मक बल लगा, और कहा जाए एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, जबकि बलों को हम माप नहीं सकते कि एक प्रकार का बल लगेगा दोनों तरफ से या एक एक तीव्रता का लगेंगे, लेकिन उनका मानना था, उनका बोले तो कोबर महोदय का। अब यहाँ पर जो वलन की प्रक्रिया होगी, इसमें सिंपल सा ऐसे ऐसे और ऐसे ये पर्वत बन जाएंगे, और इनमें जो वलन बनेंगे वो काफ़ी अलग अलग स्वरूप के होंगे। कहीं इस तरह से बिखर गए, कहीं वलन जो बन रहे ऐसे ऐसे बन जाएंगे, इस तरह से प्रक्रिया होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये दबाव हुआ तो ये असीमित है, ये क्या हो गया, अत्यधिक तीव्र बल है। तो यहाँ पर संपीड़न बल क्या लगा, अत्यधिक तीव्र लगेगा, तो रैंड कैटन नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेगा, इस तरह की प्रक्रिया होगी। तो इसको इन्होंने नाम दिया था, इस पूरे पर्वत को नॉर्वे, या कई जगह इसको लिखा गया नॉर्बेन। नार्वे या नार्बेन, क्लियर। और यहाँ पर जो ये है, ये क्या हो गया, नापे, ग्रीवाखंड आपको याद होगा, क्या नाम देंगे इसको, नापे। नापे क्या होता है, वलन का वो भाग या भुजा, एक भुजा टूटकर कहीं दूर चली गई, और इस तरह की स्थिति हो गई, तो रिकम्बेंट फोल आ गया, श्यान वलन या परिवलित वलन, परिवलित वलन बनने लगेंगे, यानी टूट फूट की प्रक्रिया हो जाएगी। तो अगर जियोसिंक्लाइनन की स्थिति करें तो ये जो स्थिति अपनी क्या आ जाती है, लास्ट वाली ग्लेप्टोजेनेसिस की, लेकिन उसकी यहाँ पर चर्चा हमें करनी नहीं है, प्रश्नों की डिमांड ये नहीं है। तो इस तरह से प्रक्रिया होगी। नहीं, कहने का मतलब बल संपीडनात्मक बल अगर अत्यधिक तीव्र है तो रैंड कैटन नहीं बनेंगे, बल्कि उसके जगह क्या बन जाएगा, पूरे समग्र भूसन्नति या ओरोजन में पर्वत का निर्माण होगा। और ऐसे पर्वतों को नाम क्या दिया कोबर ने, नार्व या नार्बेन, क्लियर। तो ये मूल प्रक्रिया, जिस मैकेनिज्म की हमने बात की थी, तो मैकेनिज्म ये है, आप देख लो। अब इसको एक बार लेने के बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन पर आएंगे। सबसे पहले जब इसको आप देख रहे हो, इस स्थिति को, एक कि शीतलन संकुचन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के बाहरी भाग में, बाहरी भाग बोले तो जो बाह्यतम भाग है उसमें संकुचन की प्रक्रिया हुई, तो कहीं उत्थपन कहीं अवतलन हुआ, तो उत्थपित भाग क्या बन गए, अपनति, और अवतलित भाग क्या हो गए, अभिनति। तो अभिनतियां ही भूसन्नति में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। जब भूसन्नति में परिवर्तित हो गई तो कोबर ने उस भूसन्नति को नाम क्या दिया, ओरोजेन। क्या नाम दिया, ओरोजेन, ध्यान रखो, ओरोजेन, ओरोजेन नाम दिया। और उसके चारों तरफ जो स्थिर लैंड मास है, दृढ़ भूखंड, उसको नाम क्या दिया, रिजिड मास को क्रेटोजन। टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, क्रेटोजन। और जो पार्श्वी भाग है उसको नाम दिया गया फोरलैंड। तो ओरोजेन सराउंडेड बाई क्रेटोजन, कहने का मतलब पर्वत निर्माण स्थल अर्थात भूसन्नति चारों तरफ से दृढ़ पिंडों से क्या थी, उनके अनुसार घिरी है, उसको, जिसको नाम उन्होंने क्या दिया, क्रेटोजन। अब इसके बाद जब भूसन्नति निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो जैसे भूसन्नति बनी, ये ले लिया गया कि ओरोजेन या जियोसिंक्लाइन, ये क्रेटोजन या ग्रदेश। अब इसमें क्या हुआ, दूसरे लेवल पर हम आ गए कि धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, नदियों ने अवसाद जमा किया। जब अवसाद जमा किया तो अवसादीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। किसकी प्रक्रिया, अवसादीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। और जब भार बढ़ा तो सब्सडक्शन हो गया, धसाव हो गया। तो जो
भूसन्नति थी, भूसन्नति के तली में धसाव की प्रक्रिया संपादित हुई, लेकिन यह प्रक्रिया जो सबसडक्शन की है या फिर सेडिमेंटेशन और सबडक्शन की प्रक्रिया है, एक सीमा के उपरांत नहीं होगी, बल्कि अब क्या होगा कि जब यहाँ पर असंतुलन की व्यवस्था आ जाएगी, क्या आ जाएगी, असंतुलन की व्यवस्था आ जाएगी, तो भूसन्नति के दोनों पार्श्वीय भाग, जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा कि भूसन्नति के दोनों पार्श्वी भाग आमने सामने सरकने लगेंगे, अभिमुखी संचरण करेंगे, कन्वर्जेंट मोशन होने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स आएगा। क्या आएगा, संपीडनात्मक बल, दबाव बल, और उन दोनों पार्श्वीय भागों के खिसकाव के कारण, आमने सामने खिसकाव के कारण जो दबाव बल उत्पन्न हुआ, उसके कारण जो मलबा है, जो अवसाद है, उसमें धीरे धीरे मोड़ पड़ने लगेंगे और मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति आरंभ हो जाएगी। लेकिन इसमें दो व्यवस्था कोबर साहब ने बताई, दो सिचुएशन बताई। अगर दोनों तरफ से जो संपीडनात्मक बल आ रहे हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के सामान्य हैं, तो पर्वतों का निर्माण फोरलैंड वाले भाग में होगा, यानी पार्श्वी भागों में होगा। ऐसे पर्वतों को नाम किया दिया रेंड कैटल। लेकिन मध्य वाला भाग क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, जिसको उन्होंने नाम किया दिया श्वासिनबर्ग, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, मध्य पिंड। और मध्य पिंड को नाम किया दिया गया बेटविक्स माउंटेन कहा गया। लेकिन अब इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत को जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो विश्व के अनेक पर्वतों का उदाहरण दिया, जैसा कि मैप में हम लोगों ने देखा। और आपको मैप बनाना पड़ेगा, जैसे देखा कुनलुन और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार, अल्ब्रूस और जगरूस के मध्य ईरान का पठार, तुर्की में पोंटिक और टॉरस के मध्य क्या हुआ, अनातोलिया का पठार, फिर यूरोप में गए तो दिनारिक आल्प्स और ट्रांसवेलियन आल्प्स के मध्य क्या हुआ, हंगरी का मैदान, और यूरोपियन आल्प्स और अफ्रीकन एटलस के मध्य भूमध्य सागर को भी इन्होंने मध्य पिंड माना है। इसके बाद दूसरी प्रवृत्ति को दर्शाया। दूसरी प्रवृत्ति क्या कहा, क्या कि अगर ये संपीडनात्मक बल जो हैं असाधारण हो, अनएक्सपेक्टेड करने के बाद बहुत ज्यादा तीव्र हो, अत्यधिक यहाँ संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति हो रही है, तो फिर यहाँ पर रेंड कैटन के दोनों भाग आपस में मिल जाएंगे, दोनों पार्श्वी। श्वासिनबर्ग नहीं बनेगा, बल्कि मध्य में पूरी भूसन्नति में पर्वतों का निर्माण होगा, और यह पर्वत अत्यधिक जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और इनके वलन जो हैं अलग अलग प्रकार के बनेंगे। यहाँ नापे भी बन सकते हैं, परिवलित वलन भी बन सकता है सॉरी तो ऐसे वलन को नार्बी या नार्बिन कहा गया। क्लियर? तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो, जैसे ये डायग्राम तो आपके सामने मैंने दे दिया, और ये कहने का मतलब इसको आप देखते देखो, पूरी प्रक्रिया इसी में संपादित हो रही है। 1 2 3 4 5 6 डायग्राम में क्या हुआ, पूरा कोबर समाहित हो गया। अब आपको 400 शब्दों में लिखना है, लेकिन लिखने से पहले, अभी कहने का मतलब आगे चलने से पहले अब इस सिद्धांत का हमें मूल्यांकन करना है। लेकिन मूल्यांकन से पहले एक बार फिर कि कैसे इस सिद्धांत को लिखोगे। परिचय में हमें क्या लिखना है, परिचय में क्या लिखना है, और इस तरह से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो एक डायग्राम ये, और एक तरह से थोड़ा व्यवस्थित डायग्राम ये आपको दिख जाएगा। ये डायग्राम, तो इसको हम लेते हैं, कोई भी डायग्राम आप ले लो, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे हो डायग्राम, तो डायग्राम को अगर दिमाग में रखते हो, रेखा चित्र और प्लस 8-9 टर्मिनोलॉजीज, शब्दावली अगर आपके दिमाग में है, तो कोबर को सामान्य भाषा में आप बोलते हो चुटकियों में कर लोगे। लिखना कैसे है, सबसे पहले परिचय। पर्वत निर्माण संबंधित भूसन्नति सिद्धांत या भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भूगर्भ शास्त्री लियोपोल्ड कोबर ने किया, जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक डर बाउडर एडे में किया। उनका मानना था, पैराग्राफ चेंज कर देना, उनका मानना था कि पृथ्वी लगातार शीतलन की प्रक्रिया से गुजर रही है, तो शीतलन के कारण जो तापमान लॉस कर रही है, हर तापमान में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो बाहरी भाग में संकुचन की प्रक्रिया संपादित हुई। तो संकुचन के कारण कहीं उत्थपन हुआ, कहीं अवतलन हुआ, अपनति अभिनति बनी। हालांकि नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन सामान्यतः। और जो अवतलित भाग है वो क्या बना, भूसन्नति या भू अभिनति, जो धीरे धीरे वह भू अभिनति ही भूसन्नतियों में क्या हो गई,
परिवर्तित हो गई। फिर इसके बाद बताया किसी भी क्षेत्र विशेष की भू अभिनति, जिसको उन्होंने नाम किया दिया ओरोजन, चारों तरफ से दृढ़ भूखंड से घिरी होती है, और दृढ़ भूखंड अर्थात रिजिड मास को उन्होंने नाम किया दिया क्रेटोजेन। और भूसन्नति का जो पार्श्वी भाग है, क्रेटोजन को भी कई जगह फोरलैंड दिया गया, लेकिन नहीं, जो पार्श्वी भाग है उसको नाम किया दिया फोरलैंड। अब कालांतर में धीरे धीरे अपवाद तंत्र इस भूसन्नति में, जो भूसन्नति क्या है, जो परिभाषा दिया गया कि लंबे सकरे उथले जलीय भाग होती हैं, तो उसमें क्या हुआ कि भूसन्नति में लगातार अपवाद तंत्र अवसाद जमा करने लगे, अवसादीकरण की प्रक्रिया संपादित होने लगी, और धीरे धीरे उसमें धसाव की प्रक्रिया अर्थात अवतरण की प्रक्रिया संपादित होने लगी। और जब यह प्रक्रिया संपादित होने लगी तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया लिथोजेनेसिस। क्या नाम दिया गया? लिथोजेनेसिस, भूसन्नति निर्माण की अवस्था। लेकिन यह प्रक्रिया यानी अवसादीकरण और अवतलीकरण की प्रक्रिया, धसाव की प्रक्रिया एक सीमा तक संपादित होती है। अब वो सीमा ये नहीं कि 1-2 वर्ष में पूरा हो जाएगी, कई 100 वर्ष लग जाते हैं। तो एक सीमा के बाद पूरे भूसन्नति क्षेत्र में असंतुलन की व्यवस्था कायम हो जाती है, जिसके कारण भूसन्नति के दोनों पार्श्वीय भाग जो फोरलैंड वाले पार्ट से आमने सामने सरकने लगते हैं, अर्थात अभिमुखी संचलन करने लगते हैं, जिसके कारण उसमें संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति होती है। अगर दोनों तरफ से सामान्य बलों की उत्पत्ति हो रही, सामान्य संपीडनात्मक बल लग रहे हैं, तो इसके कारण भूसन्नति के पार्श्वी भागों पर ही पर्वतों का निर्माण होगा, जहां फोरलैंड है, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, जिसको कोबर ने रैंडकेटन कहा, और मध्यवर्ती भाग वलन से अप्रभावित रहेगा, जिसे स्वासिन वर्ग या बेटविक्स माउंटेन कहा गया। और इस संदर्भ में, इस तथ्य के संदर्भ में, चूंकि उनका सबसे ज्यादा जो झुकाव था इन्हीं पर, रैंडकेटन और स्वासिन वर्ग पर था, तो कई प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रमाण में क्या है? जैसे कुनलुन शान और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार, जगरोस अल्ब्रुज के मध्य ईरान का पठार, पोंटिंग और टॉरस के मध्य अनातोलिया का पठार, ट्रांसवेरियन आल्प्स और डिनारिक आल्प्स यूरोप में ट्रांसवेलियन आल्प्स और डिनारिक आल्प्स के मध्य हंगरी का मैदान, और आल्प्स तथा एटलस के मध्य भूमध्य सागर को भी इन्होंने मध्य पिंड या स्वासिन वर्ग माना। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? एक कंडीशन और आती है, यदि संपीडनात्मक बल अति तीव्र है, एक्सेसिव लग रहा है कंप्रेशनल फोर्स, तो स्वासिन वर्ग का निर्माण नहीं होगा, बल्कि रैंडकेटन आपस में मिलकर एक जटिल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जिसको इन्होंने नार्वे या नार्वेन नाम दिया। और ये जटिल होंगे क्योंकि इसमें वलन क्या होते हैं? विखंडित होते हैं। परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड, या तो नापे का निर्माण होता है, और यहाँ पर अपवाद तंत्र भी निकल रहा है, तो उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से उन्होंने भूसन्नति के माध्यम से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। अब मूल्यांकन पर आते हैं। तो मूल्यांकन, जैसे कई बार हमने कहा कि मूल्यांकन में हमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू रखने हैं, लेकिन प्रयास पहले हम अच्छा करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन में आलोचनात्मक तथ्यों को हम क्या करेंगे? सामने रखेंगे। वैसे तो अगर इस पूरे सिद्धांत को देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। पर्वत निर्माण के संदर्भ में इससे पूर्व यानी इस समय तक इससे बेहतर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन इसमें कई कमियां हैं। नंबर 1, सबसे पहले परिचय में हम जाते हैं, परिचय के बाद आधार में। नंबर 1 ये है कि संकुचन के कारण इतनी गहरी, लंबी अर्थात विस्तृत भूसन्नतियों का निर्माण थोड़ा सा अतार्किक लगता है। गलत नहीं बोलेंगे, इलॉजिकल, अतार्किक लगता है। नंबर 1 पॉइंट पर लेंगे। और नंबर 2 पॉइंट पर हम लेंगे कि भूसन्नति की सिद्धांत के द्वारा केवल वलित पर्वतों की उत्पत्ति और विकास की पुष्टि होती है। किसकी? वलित पर्वतों की उत्पत्ति और विकास की पुष्टि होती है। क्लियर? ज्वालामुखी पर्वत और ब्लॉक माउंटेन यानी खंड पर्वत की बात कोबर साहब ने नहीं की, जबकि वह भी मौलिक पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 जो विद्वानों ने कहा, कोबर साहब ने सिर्फ पश्चिम से पूर्व विस्तृत पर्वतों की व्याख्या की, जैसे कुनलुन शान, हिमालय,
टॉरस, पोंटिंग, जगरोस, सल्परूस और उसके मध्य जो मध्य पिंडों की बात की, बाकी पूरब से पश्चिम जो विस्तृत पर्वत हैं उनके बीच मध्य पिंड अर्थात स्वासिनबर्ग और रेंडगेटन की बात की, जो उत्तर से दक्षिण विस्तृत पर्वत हैं उसके संदर्भ में ये मौन है, तो ये उनकी एक कमी हो सकती है। क्लियर? तो इतनी आलोचनाएं हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद जिस समय यह सिद्धांत दिया गया यह एक सराहनीय प्रयास था। अब इसी संदर्भ में पूरा आपको मूल्यांकन करना है। फिर से मैं आ जाऊं प्रश्नों के ऊपर। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए। कोबर के भू अपनीतिक पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो एकदम सिंपल है। फिर इसके बाद कोबर के पर्वत निर्माण के भूसन्नति सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा परिचय देने के बाद, प्रक्रिया देने के बाद मूल्यांकन कर लेंगे। मूल्यांकन बहुत क्या है, कहा जाए कि शॉर्ट में आपको करना, जितने पॉइंट बताए गए उतने ही। इसके बाद मूल्यांकन कीजिए कि कोबर के भू अवनीतिक सिद्धांत पर्वत निर्माण की किस सीमा तक व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो लास्ट वाली आलोचना किस सीमा तक, तो सीमा हम निर्धारित करेंगे, चूंकि प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो सीमा ये है कि सिर्फ वलित पर्वतों की व्याख्या करता है, इसकी सीमा वहीं तक है, बल्कि और ज्वालामुखी और खंड पर्वत का मतलब वल्केनिक माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन के विषय पर यह सिद्धांत मौन है। इसको बहुत अच्छी तरह से लिखकर उसको अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर? इसके बाद सिंपल 200 शब्द या 150 शब्द में आपको लिखना है कोबर का भू अवनीतिक सिद्धांत। अब देखो यहां पर सीधी सी बात हमें करना है फिर से कि इसको एक बार, जैसे अक्सर मैं क्लास में बोलता हूं, एक बार किसी तथ्य को या किसी सिद्धांत को, जो भी आपको आपकी परीक्षा से संबंधित है, और यही नहीं, सिर्फ ऑप्शनल नहीं, जनरल स्टडीज में भी जो कुछ पढ़ते हो, कई बार मैं बोल चुका हूं आपको क्लास में, जो जनरल स्टडीज की क्लास में आप लोगों से मेरी बात हुई थी कुछ पोर्शन पर, तो वहाँ मैंने बात की थी कि जो फैक्ट पढ़ो उसको अपना बना लो। और अपना आपका कौन बनेगा? जब उससे मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। बात तो समझ गए? तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको पूरे कोबर को यहाँ पर इस प्रश्न या इस टॉपिक के संदर्भ में हम बात करने ने यहाँ रखना। अक्सर मैं बोलता हूँ हर क्लास में हमेशा आपसे बात हो जाती है, चाहे जिस क्लास का स्वरूप जो भी है, कि आपकी लाइब्रेरी, आपके नोट्स एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा, ये जाएगा और ये एक सिंपल सी पेन जाएगी। तो यहाँ रखो और राइटिंग स्किल जो भी आपकी अभिव्यक्ति है इससे आप प्रदर्शित कर दो। तो यहाँ दिमाग में क्या रखना है, लास्ट में जैसे सारांश देता हूँ सामान्य भाषा में। कोबर, लियोपोल्ड कोबर, जर्मन भूगर्भ शास्त्री, इन्होंने भूसन्नति प्रक्रिया के माध्यम से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, जो सिचुएशन है उसके अनुसार। और इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक डर बाउडर इर्डे, यहाँ अब आपको रटना, एक तो लियोपोल्ड कोबर जर्मनी और फिर आए डर बाउडर इर्डे में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत संकुचन की प्रक्रिया पर आधारित है। उनका मानना है कि पृथ्वी जब शीतल हुई तो बाहरी भाग में संकुचन हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, अवतलित भाग बने, उत्थपित अवतलित भाग। उत्थपित और अवतलित भाग में जब देखा गया तो अवतलित भाग क्या है, जियोसिनक्लाइन बने। तो चूंकि पृथ्वी पर तो नाम दे दिया गया जियोसिनक्लाइन, जिसको उसने क्या नाम किया दिया कोबर ने, ओरोजेन। क्या नाम दिया? ओरोजेन। ध्यान रखना पहला टर्म है ओरोजन, और ओरोजेन अर्थात जियोसिनक्लाइन चारों तरफ से दृढ़ पिंड से घिरी होती है, जिसको उन्होंने क्या संज्ञा दी, क्रेटोजेन। और भूसन्नति का जो पार्श्वी भाग है उसको नाम दिया अग्रदेश या फोरलैंड। भूसन्नति के निर्माण के बाद उसमें धीरे धीरे अपर्दन के साधनों या जो अपवाद तंत्र है उसके द्वारा धीरे धीरे क्रमशः कालांतर में मलबा जमा होने लगा, ने अवसाद, और अवसाद जब जमा होने लगा तो धीरे धीरे भूसन्नति की तली में धसाव की प्रक्रिया संपादित हुई। तो अवसादीकरण और अवतलीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन एक सीमा के बाद वहां पर असंतुलन की व्यवस्था कायम हुई। शब्द को जरूर लेना, असंतुलन की व्यवस्था के कारण भूसन्नति के दोनों पार्श्वी भागों में अभिमुखी संचलन होने लगा, कन्वर्जेंट मोशन, जिसके कारण संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति हुई। और इस बल के कारण संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप
जो अवसाद था उसमें धीरे धीरे मोड़ पड़ने लगे, जिससे वलित पर्वतों का विकास आरंभ हुआ, निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन कोबर ने क्या बोला? कोबर के अनुसार अगर दोनों तरफ से सामान्य बल लग रहे हैं संपीडनात्मक, तो पर्वतों का निर्माण दोनों पार्श्वीय भागों पर होगा, अर्थात जो किनारे वाले भाग हैं फोरलैंड, और ऐसे पर्वतों को उन्होंने नाम किया दिया रैंडकेटन, और मध्यवर्ती भाग अप्रभावित रहा वलन से, जिसे नाम किया दिया स्वासिनबर्ग या बेटविक्स्ट माउंटेन। और इसके संदर्भ में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, जैसे एशिया में कई प्रमाण हैं, कुनलुन चाइना का और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार, ईरान में जगरोस अलबरूज के मध्य ईरान का पठार, तुर्की में पोंटिक और टॉरस के बीच अनातोलिया का पठार। इसके साथ यूरोप में गए तो ट्रांसवेलियन आल्प्स और डिनारिक आल्प्स के मध्य, या कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स के मध्य दोनों आसपास ही हैं। हंगरी का मैदान और यूरोपियन आल्प्स और एटलस के मध्य, अफ्रीकन एटलस के मध्य जो भूमध्य सागर की बेसिन है, उसको भी इन्होंने मध्यपिंड माना। बाद में बताया कि यदि दोनों पार्श्व भाग से जो संपीडनात्मक बल उत्पन्न हुए हैं वो अति तीव्र हैं, तब स्वासिनबर्ग का निर्माण नहीं होगा, बल्कि रैंडकेटन आपस में मिल जाएंगे और एक जटिल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जिसे उन्होंने नार्वे नाम दिया। क्लियर? जिसमें नापे, परिवलित वलन इत्यादि दिखेंगे, क्योंकि जटिल है तो वलन टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि कोबर महोदय ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को बखूबी समझाने का प्रयास किया, एक अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां परिलक्षित होती हैं। जैसे कोबर साहब ने सिर्फ वलित पर्वतों की व्याख्या की, कोबर साहब ने या कोबर महोदय ने सिर्फ केवल वलित पर्वतों की उत्पत्ति विकास की व्याख्या प्रस्तुत की, जबकि वे ज्वालामुखी पर्वत और खंड पर्वत के विकास या उत्पत्ति के संदर्भ में मौन है। नंबर 2, संकुचन बल के कारण इतने बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर भूसन्नतियों का निर्माण अतार्किक लगता है। नंबर 3, कोबर साहब ने सिर्फ अपने प्रमाण में या अपने विश्लेषण में पूरब से पश्चिम विस्तृत पर्वतों और उनके मध्य स्वासिनबर्ग अर्थात मध्यमास की व्याख्या की, जबकि उत्तर से दक्षिण जो वलित पर्वत विकसित हुए हैं, रॉकीज, एंडीज, उसके संदर्भ में मौन है। परंतु फिर भी इतनी कमी के बावजूद परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो पर्वत के निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत एक सराहनीय प्रयास था। हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न आपको दिएंगे सारे प्रश्नों के आंसर हमें चाहिए। आप मतलब संस्थान पर लिख कर दे जाएं, या ऑनलाइन जो सिस्टम आपको बताया गया उससे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, और जितना प्रयास करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा आपको। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि यह सिद्धांत, कहने का मतलब कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इन तथ्यों को याद करने के बाद इसी आधार पर नोट्स तो आपके पास जा रहा है, तो बोला ना कि नोट्स तो जाते रहते हैं, लेकिन इन तथ्यों को याद रखकर आप इसको क्या करो, अभी के अभी, कहने का मतलब तुरंत थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इसको लिख डालो। क्या करना है? कोबर, लियोपोल्ड कोबर, फिर से एक बार टर्म्स को मैं रिवाइज करा, लियोपोल्ड कोबर, पुस्तक डर बाउ डर इर्डे, शीतलन संकुचन, ओरोजेन, क्रेटोजेन। दिमाग में रखो, ओरोजेन जैसे आया आपके मस्तिष्क में मेंटल मैप बन गया, पूरी तरह से मेंटल मैप तैयार है ब्रेन में। ओरोजेन, क्रेटोजेन, फोरलैंड, फिर इसके बाद अवसादीकरण की प्रक्रिया, धसाव की प्रक्रिया, और अंततः संपीडन बल, सामान्य संपीडन बल दोनों जगह ऐसे ये बन गए, जैसे सींग बनती है। पशुओं का सींग देखा ना, बीच में खड़ी है, साइड में खड़ी है, और बीच में क्या हुआ, सपाट। हमारा सपाट और अच्छा है, ठीक? कहने का मतलब इस तरह से दिखेगा। तो ये रैंडकेटन बन गया, और बीच में क्या हुआ, स्वासिनबर्ग। अगर बल तीव्र है
तो श्वासीन वर्ग गायब, क्या बनेगा? नार्व या नार्वेन। और उदाहरण, तो कोबर को अब समझने के लिए अगर वास्तव में समझना चाह रहे हो 5 मिनट और लिखना है तो आप डिसाइड कर लो। एक प्रश्न का उत्तर कितने समय में लिखना है, शुरू से मैं बोल रहा हूं, तो 400 शब्द या 500 शब्द लिखना है तो कितने टाइम में आप लिख लोगे? 200 या 150 शब्द लिखना है, कितने कर लोगे? और साथ में जो डायग्राम आपको दिया गया, रेखा चित्र, 2 तरह के मैंने डायग्राम आपको दिखाया, एक तुरंत मैंने स्केच किया, ये देखो, ये अभी स्केच किया वो है। ये कभी कभी आप मांगते हो कि सर दे देना, किताबों में नहीं है, तो ये आपके पास चला जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। होता है ना कि थोड़ा सा ये चला गया तो आपको लगता है कि सोने पर सुहागा आ गया। थोड़ा अच्छी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन आप लगातार बनाने की कोशिश करोगे। और साथ में आपको क्या करना है? ये मानचित्र। तो मानचित्र जो भी आप प्रमाण दोगे मानचित्र में और डायग्राम के साथ, तो कई बार बोला कि कुछ स्टूडेंट प्लेन लिखकर चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा प्रयास करते हैं। तो जब इतना अच्छा प्रयास करोगे तो जो कॉपी चेक करने वाले महोदय हैं उनके दिमाग में कुछ तो कुछ आएगा। वैसे अक्सर मैं बोलता हूँ कि बड़े कंजूस होते हैं, उनके पॉकेट से मार्क्स निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप धीरे धीरे करें। और कल, कहने का मतलब कि अभी के बाद कल हमें इसका आंसर, चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, एनी हाउ, और जितना अच्छा प्रयास करो। क्लियर? तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आशा करता हूँ कि आपको कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ गया और अब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।